चैप्टर का नाम है कॉम्प्लेक्स वेरिएबल, बराबर। कॉम्प्लेक्स वेरिएबल, कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते किसे है? हमने कभी शायद स्कूल में पढ़ा होगा, कोई भी ऐसा नंबर जिसके अंदर आई आ जाता है, कोई भी ऐसा नंबर जिसके अंदर आई आता है उसको क्या बोलते हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर का स्टार्टिंग कहाँ से हुआ? अगर हम लोग स्कूल में थे 10वीं तक, तो हम लोग को अगर कोई ऐसा वैल्यू पूछ रहा था √36, तो क्या बोलते थे? 6, बराबर। प्रॉब्लम तब होती थी अगर किसी ने मुझे √-36 बोला, तो स्कूल में टीचर्स बोलते हैं ऐसा कुछ एग्जिस्ट ही नहीं होता है, स्कूल में रूट के अंदर माइनस हो तो ऐसा कुछ एग्जिस्ट नहीं होता है। लेकिन उसका वैल्यू ऐसे होता है, √-36 को क्या किया? -1 × 36 कर दिया, बराबर। √-1 एज इट इज लिखा, और √36 क्या हो जाएगा? 6। और √-1 की वैल्यू होती है आई। √-1 की वैल्यू क्या होती है? आई होती है। समझ में आया? तो अगर कभी भी रूट के अंदर -1 आया तो उसकी वैल्यू क्या होगी? आई। तो कॉम्प्लेक्स नंबर को ध्यान से सुनना, कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है, रियल प्लस इमेजनरी। ये जो जिसके साथ आई नहीं होता उसको रियल टर्म बोला जाता है। उसको क्या बोला जाता है? रियल टर्म। जिस टर्म के साथ आई होता है वो टर्म को इमेजनरी बोला जाता है। आई इमेजनरी नहीं होता है, आई के बाजू वाला टर्म इमेजनरी होता है। क्लियर है बच्चे? आई लिखते हैं, आई इमेजनरी नहीं होता, आई के बाजू में जो नंबर है वो इमेजनरी होगा। ध्यान से सुनना। क्लियर है इतना? ठीक है, यहाँ पर सुनोगे। अगर मैं बोल रही हूँ ये नंबर है एक 5 + 4i 14i, रियल क्या है? इमेजनरी क्या है? दुनिया में जितने भी नंबर एग्जिस्ट करते हैं सारे के सारे नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं। आज तक जितने भी नंबर एग्जिस्ट करते हैं ईच एंड एवरी नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर किसी ने मुझे ये बोला है 3i, क्या ये कॉम्प्लेक्स नंबर है? ओनली इमेजनरी है। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है? रियल प्लस इमेजनरी ना। रियल मिसिंग है, मतलब क्या है? क्या ये कॉम्प्लेक्स नंबर बन गया? अच्छा, अगर एक नंबर मैं बोल रही हूँ ये, क्या ये रियल कॉम्प्लेक्स नंबर है? बेटा इमेजनरी मिसिंग है, जीरो अज्यूम करो ना। मैंने पहला ही स्टेटमेंट ये बोला ना, जितने भी नंबर एग्जिस्ट करते हैं सारे के सारे नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर होते ही है। अब उसके अंदर रियल है इमेजनरी नहीं है तो क्या हो रहा है? इमेजनरी जीरो हो गया ना। समझ में आया? जितने भी नंबर्स रहेंगे सारे के सारे कॉम्प्लेक्स नंबर रहेंगे ही रहेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर को जेड से ज़्यादा करके रिप्रेजेंट किया जाता है। कॉम्प्लेक्स नंबर को जेड से रिप्रेजेंट किया जाता है। z = x + iy। x जो होता है रियल होता है, y जो होता है इमेजनरी होता है। क्लियर है? अगर मैं इसके कॉन्जुगेट की बात करूं, कॉन्जुगेट मतलब अपोजिट साइन, ध्यान से सुनना, x - iy हमेशा कॉन्जुगेट इमेजनरी टर्म का निकलता है, रियल का नहीं निकलेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने z बोला 3 + 4i, तो इसका कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा? 3 - 4i। इमेजनरी वाला टर्म साइन चेंज करेगा। अगर ये -3 रहता ना तो ये -3 रहता। रियल वाला अपना साइन चेंज नहीं करता है। कॉन्जुगेट हमने वर्ड सुना है या पहली बार सुन रहे हैं? स्कूल में नहीं सुना है कभी भी कोई कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करते हैं? कॉन्जुगेट मतलब अपोजिट साइन, प्लस रहेगा तो माइनस, माइनस रहेगा तो प्लस, बराबर। मोड में जेड, इसको क्या बोलते हैं? मॉड्यूलस। मॉड्यूलस, मोड ऑफ जेड को मॉड्यूलस बोलते हैं। इसका फॉर्मूला है √(x² + y²। एक्स कहाँ से मिलेगा? रियल को एक्स बोलते हैं, इमेजनरी को वाई। दोनों को रूट में डालोगे तो आपको मॉड्यूलस मिलेगा। ये आर को भी रिप्रेजेंट करता है, चाहे आर लिखो या √(x² + y² लिखो, दोनों को मॉड्यूलस बोलते हैं। अगर किसी ने मुझे फंक्शन ऑफ जेड पूछा तो फंक्शन ऑफ जेड को u + iv से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? u + iv। जेड अगर मेरा x + iy में है तो ये कार्टेशन में है, तो मैं फंक्शन किस में है? कार्टेशन। वही z मेरा r × e⁻⁷ में, तो फंक्शन मेरा पोलर में है। कार्टेशन पोलर क्या होता है? कार्टेशन पोलर ध्यान से सुनोगे, रिप्रेजेंटेशन होता है। अगर मैं एक ग्राफ रिप्रेजेंट कर रही हूँ, ग्राफ के अंदर लाइन यूज हो रहा है, तो समझो मेरा जो कॉम्प्लेक्स वेरिएबल किसमें है? कार्टेशन में है। ग्राफ में हम लोग एक्स और वाई रिप्रेजेंट करते हैं, बराबर। लेकिन अगर ग्राफ में मैं सर्कल रिप्रेजेंट कर रही हूँ, सर्कल बना रही हूँ, तो उस टाइम पे मेरा जो जेड रहेगा वो किस में रहेगा? आर और थीटा में रहेगा, क्योंकि सर्कल में रेडियस यूज होता है, एंगल यूज होता है। समझ में आया?
नहीं समझ में आ रहा है? बस इतना याद रखो, अगर मैं कार्टेशियन में तो उसको x प्लस आई वाई से रिप्रेजेंट करेंगे, पोलर में तो r इंटू ई रेस टू आई थीटा से रिप्रेजेंट होगा। ओके, ई रेस टू आई थीटा की वैल्यू होती है कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। ई रेस टू आई थीटा की वैल्यू क्या होती है? ई रेस टू माइनस आई थीटा, मतलब उसका कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा? कॉस थीटा माइनस आई साइन थीटा, इमेजिनरी का अपोजिट साइन। इधर प्लस था, उसका कॉन्जुगेट में इमेजिनरी अपोजिट साइन में आएगा। क्लियर है? अगर मैं बोल रही हूँ z मेरा r इंटू ई रेस टू आई थीटा है, तो r को ऐसे लिखा, ई रेस टू आई थीटा को मैं कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा लिख सकती हूँ। r एज इट इज लिखा, ई रेस टू आई थीटा को कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा लिख सकते हैं। क्लियर है? इतना चीज याद रहेगा हमें। पावर ऑफ आई, अगर किधर आई दिखा तो उसको क्या लिखा जाता है? रूट ऑफ -1। आई का स्क्वायर दिखा तो उसको क्या लिखते हैं? -1। आई स्क्वायर क्या होगा? आई स्क्वायर, आई की वैल्यू क्या आते हैं? रूट ऑफ -1, उसका स्क्वायर करो, स्क्वायर रूट कैंसल। आई क्यूब, आई क्यूब क्या होता है? माइनस आई, ध्यान से सुनोगे, आई क्यूब, आई क्यूब को क्या मैं आई स्क्वायर इंटू आई लिख दूँ? है ना? आई स्क्वायर क्या होता है? -1 इंटू आई क्या हो जाएगा? माइनस आई। आई रेस टू 4 1, आई रेस टू 4 को आई स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर लिख दूँ, चलेगा? आई स्क्वायर क्या होता है? -1 -1 इंटू -1 +1 +1। समझ में आया? आई रेस टू 5 आई होता है, आई रेस टू 6 -1, सेम चीज रिपीट करते जाएगा। आई रेस टू 7 माइनस आई रेस टू 8 1, आई रेस टू 9 आई रेस टू 10 -1, आई रेस टू 11। क्लियर? एज इट इज अब चार चार रिपीट करते जाएगा, आपको उतना जरूरत नहीं पड़ता, मैक्सिमम 5 या 6 तक जाएगा, उससे ऊपर नहीं जाता है। ध्यान से सुनना, कभी भी आई की वैल्यू सब्स्टिट्यूट नहीं करना रहता है, कभी भी आई की वैल्यू सब्स्टिट्यूट नहीं करते। आई के प्लेस पे आई लिखेंगे, आई स्क्वायर, आई क्यूब, आई रेस टू 4, आई रेस टू 5, ऐसा कुछ है तो उसके प्लेस पे उसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे। आई के प्लेस पे कभी भी वैल्यू सब्स्टिट्यूट नहीं करना है आपको, आई के प्लेस पे हमेशा आई रहेगा। क्लियर है? इतना समझ में आया? इतना समझ में आया? ठीक है, चलो यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर सुनोगे, एनालिटिक एनालिटिक फंक्शन, एनालिटिक स्टार्ट करते हैं, कॉम्प्लेक्स वेरिएबल स्टार्ट करते हैं। टोटल 4 टाइप होते हैं, पूरा चैप्टर में आपको बस इतना ही पढ़ना है, ये टोटल 4 टाइप है, ये 4 टाइप पढ़ लोगे आपका चैप्टर खत्म हो जाएगा। फर्स्ट है आपका एनालिटिक फंक्शन। एनालिटिक फंक्शन के अंदर 2 चीजें, एक चेक करना रहेगा गिवन फंक्शन, हमारा जो फंक्शन है वो यहाँ पर चलो यहाँ पर सुनेंगे बेटा, टोटल ये चैप्टर में 4 टाइप पढ़ना है हमें, ये 4 टाइप पढ़ेंगे हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा। सबसे छोटा चैप्टर है, वेटेज अच्छा खासा 20 टू 24 मार्क्स का वेटेज रहेगा चैप्टर का, बराबर? ध्यान से सुनोगे, एनालिटिक फंक्शन इंपॉर्टेंट टाइप है, एनालिटिक फंक्शन इंपॉर्टेंट टाइप है, ये आएगा तो ही आगे के टाइप्स आएंगे। एनालिटिक फंक्शन के अंदर 2 चीज देखना आएगा, एक हमारा गिवन फंक्शन एनालिटिक है या नहीं है। अगर गिवन फंक्शन अगर हमारा एनालिटिक है तो फिर फर्स्ट टाइप खत्म हो जाएगा, बस वो चेक करना है एनालिटिक है या नहीं है, उसके लिए कुछ कंडीशन रहेगी, उस पर चेक करना है। ठीक है, सेकेंड टाइप है हमारा फाइंड करना है कांस्टेंट। आपको जो एक फंक्शन दिया रहेगा वो एनालिटिक होगा, एक फंक्शन दिया वो एनालिटिक होगा। अगर मेरा फंक्शन एनालिटिक है तो उसके अंदर कुछ ABCD ऐसे दिया रहेगा अल्फाबेट्स, उसकी वैल्यू फाइंड आउट करना रहेगा। क्लियर है? सेकेंड टाइप है हमारा हार्मोनिक फंक्शन, सेकेंड टाइप है हमारा हार्मोनिक फंक्शन, अगर ये आएगा तो ये इजीली आ जाएगा। थर्ड टाइप इज द कॉम्बिनेशन ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड टाइप, थर्ड टाइप इज द कॉम्बिनेशन ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड टाइप, और लास्ट टाइप में तीनों टाइप का समीशन है। लास्ट टाइप में एक लाइन नया नहीं है, एग्जैक्ट ये 3 टाइप आते हैं, हमें लास्ट टाइप आ जाएगा, इतना इजी है। समझ में आया? टाइप 1 क्या बोल रहा है, स्टार्ट करते हैं फर्स्ट टाइप। टाइप 1 क्या बोल रहा है, मेरा f ऑफ z एनालिटिक है या नहीं, ये चेक करना है ना। टाइप 1 क्या बोल रहा है, आपका f ऑफ z एनालिटिक है, मेरा जो फंक्शन है f ऑफ z इज एनालिटिक अगर वो CR इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा है तो, अगर वो CR इक्वेशन सेटिस्फाई, CR का फुल फॉर्म है कॉची रेमन, अगर मेरा फंक्शन कॉची रेमन इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा है तो मेरा फंक्शन क्या है, एनालिटिक।
अब CR इक्वेशन का डेफिनेशन क्या है? अगर मैं क्वेश्चन कार्टेशन में, अगर मेरा क्वेश्चन कार्टेशन में, तो CR इक्वेशन का डेफिनेशन क्या है? ध्यान से सुनोगे। अगर मेरा फंक्शन कार्टेशन में, तो Z को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? x प्लस आई वाई। अभी मैंने बताया था फंक्शन अगर कार्टेशन में, तो Z को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? x प्लस आई वाई। फंक्शन ऑफ Z को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? u प्लस आई वी से। f ऑफ Z को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? u प्लस आई वी से। ध्यान से सुनना, CR इक्वेशन क्या है? CR इक्वेशन क्या है कार्टेशन के लिए? डो यू बाई डो एक्स, डो यू बाई डो एक्स इक्वल टू होना चाहिए डो वी बाय डो वाई के। डो यू बाई डो वाई इक्वल टू होना चाहिए माइनस डो वी बाय डो एक्स। अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई किया, अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई किया, तो मेरा CR इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा है। अगर ये दोनों इक्वेशन सेटिस्फाई किया, तो मेरा CR इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा है। अगर CR इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा है, तो मेरा फंक्शन एनालिटिक है। समझ में आया? क्लियर है इतना? यहाँ तक लिखा आप लोग ने बेटा? टाइप्स लिखे, टाइप्स लिखे। इसके नीचे एक लाइन लिखोगे, स्टेटमेंट लिखोगे। टाइप के नीचे टाइप 1 लिखा, हेडिंग डाला हमने, टाइप 1 का हेडिंग डाला है हमने। उसके नीचे एक स्टेटमेंट लिखोगे। टाइप 1 हेडिंग डालो, उसके नीचे एक स्टेटमेंट लिखो। अ फंक्शन f ऑफ z, अ फंक्शन f ऑफ z, अ फंक्शन f ऑफ z इक्वल टू u प्लस आई वी, अ फंक्शन f of z equal to u plus iv is said to be analytic function, is said to be analytic function, is said to be analytic function. A function f of z equals to u plus iv is said to be analytic function if CR equation, CR equation ब्रैकेट में लिखोगे कॉची रेमन, ब्रैकेट में लिखोगे CAUCHY RIEMANN, if Cauchy-Riemann equation satisfied, if Cauchy-Riemann equation satisfy, if Cauchy-Riemann equation satisfied। बराबर, यहाँ तक लिखा हमने। चलो यहाँ पर देखेंगे। उसके बाद आप ये लिखोगे कार्टेशन, कार्टेशन, कार्टेशन में z को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? x प्लस आई वाई। एफ ऑफ z को u प्लस आई वी से रिप्रेजेंट करते हैं। CR इक्वेशन क्या है कार्टेशन के लिए? डो यू बाई डो एक्स इक्वल होना चाहिए डो वी बाई डो वाई, डो यू बाई डो वाई इक्वल टू होना चाहिए माइनस डो वी बाई डो एक्स। बराबर। अगर 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 दोनों कंडीशन सेटिस्फाई है, तो ही मेरा फंक्शन एनालिटिक होगा। दोनों में से एक भी फंक्शन सेटिस्फाई नहीं हो रहा, एनालिटिक नहीं होगा। दोनों फंक्शन सेटिस्फाई होने ही चाहिए। आगे एक और स्टेटमेंट आता है क्वेश्चन में, अगर मेरा फंक्शन एनालिटिक है, मतलब दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गया, अगर मेरा फंक्शन एनालिटिक है, ऑल्सो फाइंड इट्स डेरिवेटिव, ऑल्सो फाइंड इट्स डेरिवेटिव। उसका फॉर्मूला है एफ डैश जेड से रिप्रेजेंट होता है। किससे रिप्रेजेंट होता है? उसका फॉर्मूला है डो यू बाई डो एक्स प्लस आई डो वी बाई डो एक्स, डो यू बाई डो एक्स प्लस आई डो वी बाई डो एक्स। उसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करने बोला, बराबर। कुछ भी अगर उसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करने बोला, एफ डैश जेड फाइंड आउट करने बोला, तो भी उसके लिए यही फॉर्मूला है। चलो यहाँ पर देखेंगे। लिख लिया इतना? फॉर्मूला लिख लिया? फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करें। फॉर्मूला लिख लिया तो फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करें। चलो राइट डाउन द क्वेश्चन नंबर 1, राइट डाउन द क्वेश्चन नंबर 1, राइट डाउन द क्वेश्चन नंबर 1। check whether following functions are, write down the question number 1, check whether the following functions are, check whether the following functions are analytic, check whether the following functions are analytic. If yes, if yes, find its derivative, find its derivative, find its derivative। लिखा?
फाइंड इट्स डेरिवेटिव। अच्छा, ये जो डो मैंने लिखा है इसका मतलब समझ में आ रहा है? डो मतलब क्या होता है, कभी देखा है? डो मतलब क्या होता है? डेरिवेटिव होता है। हमने डेरिवेटिव तो पढ़ा है ना डिप्लोमा में। सेम वही डेरिवेटिव 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 होता है। उस डेरिवेटिव को डेरिवेटिव बोलते हैं, इसको पार्शियल डेरिवेटिव बोला जाता है। ये जो डो बनाते हैं ना, इसको क्या बोला जाता है? पार्शियल डेरिवेटिव। पार्शियल डेरिवेटिव नॉर्मल डेरिवेटिव में फर्क क्या है यहाँ पर देखेंगे। अगर मेरा एक टर्म है, अगर मेरा एक टर्म है एक्स प्लस 3xy प्लस वाई स्क्वायर, अज्यूम करो मेरा एक टर्म है, इसका मेरे को नॉर्मल डेरिवेटिव निकालना है। नॉर्मल डेरिवेटिव को किससे लिखते हैं? डी अपॉन डी एक्स से लिखते हैं। डेरिवेटिव ऑफ एक्स क्या होगा बेटा? डेरिवेटिव ऑफ एक्स क्या होगा? 1 होगा। 3 कांस्टेंट है, मल्टीप्लाई में ऐसे ही रहेगा। अच्छा, अगर मैं x इंटू वाई का डेरिवेटिव की बात करूं, अगर मैं x इंटू वाई के डेरिवेटिव की बात करूं, तो यहाँ पर x और y में से किसी को भी कांस्टेंट नहीं बोलेंगे, क्योंकि जब हमने डेरिवेटिव पढ़ा था डिप्लोमा में, वहाँ पर क्या बोलते थे? x और y को छोड़ के बाकी सब टर्म कांस्टेंट ट्रीट किया जाता है। y कभी भी आप कांस्टेंट नहीं ट्रीट करते थे। रीजन आपको बता दो, y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर लिखते थे, तो y का मतलब क्या होता था? dy बाई डी एक्स होता था। y हमेशा क्या लिखते हैं? डेरिवेटिव का फाइनल आंसर हमको ऐसे ही दिखता है, dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू समथिंग। अगर उस टाइम पे आप y को कांस्टेंट समझते थे, तो मतलब ये जीरो हो जाना चाहिए था। नहीं, कभी ये जीरो नहीं होता था, मतलब y कभी भी कांस्टेंट नहीं रहता है। अगर मैं नॉर्मल डेरिवेटिव की बात करूं, तो अगर हम लोग को ऐसा निकालना, तो इसमें आप लोग u इंटू वी लगाते थे। क्या लगाते थे? u इंटू वी। और वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या लिखते थे? 2y। एक्स स्क्वायर का क्या होता है? 2x। तो वाई स्क्वायर का क्या होता था? 2y। लेकिन y का टर्म था, इसलिए dy बाई डी एक्स आता था साथ में। आपको याद है नहीं याद है वो बात की बात है, लेकिन ये ऐसे होता था। क्लियर है? वही चीज अगर मैं पार्शियल डेरिवेटिव की बात करूं, यही टर्म का मैं क्या निकाल रही हूँ? पार्शियल डेरिवेटिव। अगर पार्शियल डेरिवेटिव में निकाल रही हूँ विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ये टर्म का पार्शियल डेरिवेटिव किसके रिस्पेक्ट में निकाल रही हूँ? एक्स के रिस्पेक्ट में निकाल रही हूँ। किसका? एक्स प्लस 3xy प्लस वाई स्क्वायर। इस टर्म का अगर मैं पार्शियल डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट में निकाल रही हूँ, तो पार्शियल डेरिवेटिव क्या बोला? जिसके रिस्पेक्ट में आप डेरिवेटिव निकाल रहे हो, बस उसको देखो। जिसके रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव निकालो, बस वही टर्म को देखो, बाकी सबको कॉन्सेंट्रेट करो। एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा? बराबर ये जो y है, क्या इसमें x है? तो मेरे लिए क्या ट्रीट होगा? और कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है? समझ में आया? यहाँ पर जो 3 और y है, 3 और y है, वो क्या है? कांस्टेंट है। लेकिन कांस्टेंट अकेला नहीं, अकेला कांस्टेंट होता है तो जीरो हो जाता है। कांस्टेंट के साथ x का टर्म भी है, तो उस टाइम पे कांस्टेंट क्या होता है? ऐसे ही रहता है, और x वाले टर्म का डेरिवेटिव निकलता है। क्लियर है? कांस्टेंट अकेला है तो जीरो, कांस्टेंट के साथ अगर जिसके रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव निकाल रहे हो वो टर्म है, तो उस टाइम पे कांस्टेंट एज इट इज रहेगा, एक्स वाले टर्म का डेरिवेटिव। इसी का डेरिवेटिव मुझे निकालना है विथ रिस्पेक्ट टू वाई। बराबर इस टर्म का पार्शियल डेरिवेटिव निकालना है विथ रिस्पेक्ट टू वाई। तो इस टाइम पे क्या कांस्टेंट होगा? कांस्टेंट का डेरिवेटिव, वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y। क्लियर है? y के रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं, आगे dy बाई डी एक्स ऐसा कुछ भी नहीं आएगा। y के रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं, वाई स्क्वायर का 2y। y का डेरिवेटिव क्या होता है? 1। और ये कांस्टेंट है, लेकिन उसके साथ मल्टीप्लाई में, इसलिए एज इट इज रहेगा। समझ में आया? कांस्टेंट के साथ अगर x या y का जिसके रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव निकाला, अगर वो टर्म है, तो उस टाइम पे कांस्टेंट को इज्जत मिलती है, वो ऐसे ही रहता है। क्लियर है? अकेला कांस्टेंट क्या हो जाता है? जीरो। कांस्टेंट का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x निकाल रहे हो, उसके साथ में x है, तो उस टाइम पे x का डेरिवेटिव निकलेगा, कांस्टेंट एज इट इज रहेगा। मुझे नहीं समझ में आया। एक क्वेश्चन है, एक और क्वेश्चन है। इसका पार्शियल डेरिवेटिव निकालो विथ रिस्पेक्ट टू x। क्या हो जाएगा बेटा? विथ रिस्पेक्ट टू x बोलो। 3x स्क्वायर प्लस 3 एज इट इज, x का 1 बराबर वाई स्क्वायर। वाई स्क्वायर वैसे ही रहेगा, और x का 1 हो जाएगा। बराबर उदय उदय रुक। y का 1 बराबर। चलो यहाँ पर देखेंगे, अगर इसी का पार्शियल डेरिवेटिव निकालो विथ रिस्पेक्ट टू y, तो एक्स क्यूब क्या हो जाएगा? 3x वाई दिख रहा है, ये भी जीरो हो जाएगा। वाई स्क्वायर क्या हो जाएगा? और x का क्या हो जाएगा? सॉरी 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 सॉरी, एक्स ऐसे ही रहेगा, एक्स ऐसे ही रहेगा।
क्लियर है? पार्शियल डेरिवेटिव का कॉन्सेप्ट समझ में आया? पार्शियल डेरिवेटिव नाम से समझ आया, पार्शियलिटी करो, जिसके रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव निकाल रहे हो बस उसी को देखो, जिसके रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव निकाल रहे हो बस उसी को देखो, बाकी सबको क्या ट्रीट करो, कांस्टेंट। अकेला कांस्टेंट है तो जीरो, कांस्टेंट के साथ वो टर्म आ रहा है तो उस टाइम पे बस वही टर्म का डेरिवेटिव निकलेगा और कांस्टेंट एज इट इज रहेगा। क्लियर है इतना? एक क्वेश्चन देखते हैं, कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आएगा, सबसे इजी है ये, जो कुछ भी दिमाग नहीं लगाना, जो गिवन वैल्यू वही सब्स्टिट्यूट करते जाना है। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका एफ ऑफ जेड इक्वल्स टू जेड स्क्वायर, एफ ऑफ जेड इक्वल्स टू, चलो ध्यान से देखना बेटा, एफ ऑफ जेड की वैल्यू क्या होती है कार्टेशियन में, जेड की वैल्यू क्या होती है, एक्स प्लस आई वाई बराबर। क्लियर है? चलो स्टार्ट करते हैं। ए प्लस बी द होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर 2ab प्लस बी का स्क्वायर बराबर, इधर u प्लस आई वी है, u प्लस आई वी को ऐसे ही रखूं, एक्स स्क्वायर एज इट इज रहा, आई दिख रहा है, आई को आगे लिख दिया 2xy बराबर, आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, तो माइनस हो जाएगा 1 इंटू वाई स्क्वायर, वाई स्क्वायर। मैंने आपको बोला था आई की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट नहीं करना, आई एज इट इज रहा। ये वाला टर्म और ये वाला टर्म दोनों क्या है, रियल है, ये टर्म और ये टर्म दोनों क्या है, रियल है। रियल है कौन बता रहा है कि इसके पास आई नहीं है, और इमेजिनरी टर्म क्या है, u प्लस आई वी, ये रियल हो गया, ये इमेजिनरी हो गया। यहाँ तक समझ में आया? ये रियल है, ये इमेजिनरी, जिसके पास आई होगा वो इमेजिनरी, जिसके पास आई नहीं है वो रियल है। अगर मैं दोनों को कंपेयर कर रही हूँ, अगर मैंने दोनों को कंपेयर किया, u क्या है, रियल है, u क्या है, रियल है, इक्वल टू किसके होगा, रियल वाले के होगा, v क्या है, इमेजिनरी है, इक्वल टू किसके साथ होगा, आई कंपैरिजन में चला गया, आई नहीं कंपेयर करते हैं। क्लियर है? u ये मिल गया, v ये मिल गया। अब सी आर इक्वेशन चेक करना है, अब क्या करना है मुझे, सी आर इक्वेशन, सी आर इक्वेशन मुझे याद नहीं है, सी आर इक्वेशन का डेफिनेशन मुझे याद नहीं, सिंपल सा एक चीज करना है आपको, डो यू बाई डो एक्स, यू का पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, यू का पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू वाई, निकाल के रख लो। इसका पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स क्या हो जाएगा बेटा, एक्स स्क्वायर, 2x हो जाएगा, वाई स्क्वायर कॉन्स्टेंट है राहुल, विथ रिस्पेक्ट टू वाई 0, वाई का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 2y। यहाँ तक समझ में आया? नॉर्मल डेरिवेटिव की कर रही हूँ मैं। सेम v वाले टर्म का करोगे, v का पार्शियल डेरिवेटिव एक बार x के साथ कर लो, v का पार्शियल डेरिवेटिव एक बार y के साथ कर लो। जब x के साथ कर रही हो तो 2y कांस्टेंट होगा, एज इट इज रहेगा, और x का डेरिवेटिव 1 निकल जाएगा। और जब y के साथ करी तो 2x कांस्टेंट है और y का क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। हमें सी आर इक्वेशन याद नहीं था, जाने दो, हमें ये तो पता है u का एक बार x के साथ एक बार y के साथ, v का डेरिवेटिव एक बार x एक बार y। यहाँ तक क्लियर है? कंपेयर कैसे करोगे, ये इसके साथ मैच करोगे, ये इसके साथ मैच करोगे। देखो यही बोल रहा है, डो यू बाई डो एक्स इक्वल होना चाहिए डो वी बाय डो यू बाई डो एक्स इक्वल होना चाहिए, क्या दोनों सेम दिख रहा है, दोनों सेम दिख रहा है। दूसरा कंडीशन, डो यू बाई डो वाई इक्वल होना चाहिए माइनस डो वी बाय, ये इससे इक्वल होना चाहिए, इसको माइनस से मल्टीप्लाई करने के बाद, यहाँ पर दिख रहा है माइनस दिख रहा है, ये इसके इक्वल होगा अगर इसको माइनस से मल्टीप्लाई करोगे। सिंपल सा लॉजिक, दोनों में एक पॉजिटिव होना चाहिए एक नेगेटिव होना चाहिए। जैसे आप रिवर्स जाते हो नीचे से ऊपर जाते हैं, दोनों का साइन चेंज होना चाहिए, एग्जैक्ट सेम होना चाहिए, बस साइन चेंज, कोई एक पॉजिटिव तो कोई एक नेगेटिव होना चाहिए। अगर दिख रहा है मतलब क्या है, मेरा सी आर इक्वेशन सेटिस्फाई हो रहा है। ऐसे लिखेंगे, एस डो यू बाई डो एक्स इक्वल है डो वी बाय डो वाई, एंड डो यू बाई डो वाई इक्वल है डो वी बाई डो एक्स के जब माइनस से मल्टीप्लाई कर रही तो बराबर, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है बराबर। सी आर इक्वेशन सेटिस्फाइड, एफ ऑफ जेड इज एनालिटिक फंक्शन। समझ में आया? एफ ऑफ जेड इज एनालिटिक फंक्शन। चलो यहाँ पर देखेंगे आगे, अगर मेरा फंक्शन एनालिटिक है, ऑल्सो फाइंड इट्स डेरिवेटिव,
उसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करने का स्टेटमेंट लिखा था आपने क्वेश्चन में। क्या बोलते हैं डेरिवेटिव को? एफ डैश जेड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एफ डैश जेड। फॉर्मूला क्या है बेटा? डो यू बाई डो एक्स प्लस आई डो वी बाय डो एक्स, बराबर। डो यू बाई डो एक्स 2x प्लस आई डो वी बाई डो एक्स 2y। यहां तक समझ में आया? दोनों की वैल्यू लिख दिया। दोनों में क्या कॉमन है? टू कॉमन है। क्या बचेगा? 2 एज इट इज लिखा। क्या मैं x प्लस आई वाई को z लिख दूं? चलेगा? x प्लस आई वाई क्या होता है? z ही होता है ना, z होता है। यहाँ पर आपका सम फिनिश हो रहा है। वापस एक बार गो थ्रू करते हैं सम का, थोड़ा सा शॉर्टकट्स बताती हूँ अब आपको। एफ ऑफ जेड को हमेशा u प्लस आई भी लिखते हैं, z कार्टेशन में तो x प्लस आई वाई रहेगा, बराबर। उसका स्क्वायर था a प्लस बी द होल स्क्वायर, अप्लाई किया। आई वाले टर्म को हाथ नहीं लगाना है, आई स्क्वायर आई क्यूब ऐसा कुछ दिखेगा तो उसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है। जैसे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे आपका रियल या इमेजनरी में कन्वर्ट हो जाएंगे। जितने भी रियल टर्म है एक साथ लिखो, जितने भी इमेजनरी टर्म है एक साथ लिखो। रियल रियल के साथ कंपेयर होगा, रियल रियल के साथ कंपेयर होगा, इमेजनरी इमेजनरी के साथ। u और v मिल गया। जैसे जैसे u और v मिलेगा वैसे क्या करेंगे हम लोग? u का पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x, u का पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू y, v का पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x, v का पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू y। क्रॉस चेक करना है, इसको इसके साथ मैच करना है, इसको इसके साथ। जैसे यहाँ से रिवर्स जाओगे आप, माइनस का चेंजेस होना चाहिए, बराबर। दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है, सी आर इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगा, हमारा एफ ऑफ जेड क्या हो जाएगा? एनालिटिक हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है? एनालिटिक है तो ही उसका डेरिवेटिव निकलेगा। अगर मैं एफ ऑफ जेड एनालिटिक नहीं है तो ये स्टेप करने की जरूरत ही नहीं है। एनालिटिक नहीं होगा तो उसका डेरिवेटिव निकलेगा ही नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। डेरिवेटिव का फॉर्मूला क्या है? पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, यू का एक्स के साथ, वी का एक्स के साथ। यहाँ तक समझ में आया? दोनों का टर्म लिखा, जो जो आंसर आया था लिखा हमने, कॉमन निकल रहा था निकल लिख दिया। एक छोटा सा शॉर्टकट देखोगे, आपको क्वेश्चन देख के समझ में आएगा ये फंक्शन एनालिटिक है या नहीं। क्वेश्चन कोई भी दिखा मुझे, मुझे ये समझ में आएगा कि फंक्शन एनालिटिक है या नहीं। कैसे? क्वेश्चन क्या है? जेड स्क्वायर। क्या जेड स्क्वायर का डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है? एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है? जेड स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा? अगर क्वेश्चन का डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है मतलब मेरा फंक्शन एनालिटिक होगा। क्वेश्चन का डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है मतलब मेरा फंक्शन एनालिटिक होगा। क्वेश्चन का डेरिवेटिव ही एग्जिस्ट नहीं करता है, कोई ऐसा क्वेश्चन जिसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट ही नहीं करता। फॉर एग्जांपल, अगर मुझे कोई मोड ऑफ जेड बोला, मोड ऑफ जेड का कोई डेरिवेटिव का फॉर्मूला है? नहीं। अगर ऐसा कोई फंक्शन जिसका डेरिवेटिव ही एग्जिस्ट नहीं करता मतलब ये फंक्शन एनालिटिक नहीं होगा। एनालिटिक नहीं मतलब सॉल्व नहीं करना है, सॉल्व करना है। सॉल्व करके आपको ये दिखाना है ये इसके इक्वल नहीं आ रहा है तो लिखेंगे सी आर इक्वेशन नॉट सेटिस्फाई, एफ ऑफ जेड इज नॉट एनालिटिक। यहाँ पर सम फिनिश होगा, ये करने की जरूरत ही नहीं है। समझ में आया? ये क्वेश्चन 5 मार्क के लिए रहेगा। क्वेश्चन नंबर 1 में कंपलसरी क्वेश्चन में आते हैं। स्टार्ट करोगे? कोई डाउट है तो पूछो, कोई डाउट है किसी को भी? कुछ भी डाउट है किधर भी? हाँ या ना? तो स्टार्ट करते बेटा। न्यू क्वेश्चन, न्यू क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा चेंजेस है क्योंकि ऊपर क्या होल क्यूब है ना। यहाँ पर देखेंगे a प्लस बी द होल क्यूब का जेड क्यूब। क्वेश्चन क्या है? एफ ऑफ जेड इक्वल्स टू, एफ ऑफ जेड इक्वल्स टू जेड क्यूब। जेड क्यूब, जेड को क्या लिखेंगे? एक्स प्लस आई वाई का होल क्यूब। a प्लस बी द होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है? a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। चलो यहाँ पर देखेंगे a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस बी का 3ab का स्क्वायर, बराबर, प्लस b का क्यूब। लिख लिया इतना। जहां पर आई स्क्वायर आई क्यूब है उसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। एक्स क्यूब एज इट इज रहेगा, आई दिख रहा है, आगे लिख लिया 3x स्क्वायर वाई। ये क्या हो जाएगा बेटा? आई स्क्वायर क्या होता है? -1 3x वाई स्क्वायर। आई क्यूब क्या होता है? -i वाई क्यूब। रियल रियल एक साथ लिख लो, -3x वाई स्क्वायर। आई क्यूब क्या होता है? -i, हाँ तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा i। क्लियर है इतना?
दोनों रियल एक साथ लिख लिया, दोनों इमेजिनरी एक साथ लिख रहे हो। ध्यान से सुना, जब दो इमेजिनरी टर्म एक साथ लिख रहे हो, दोनों के पास आई है, कॉमन ले लिया, इसमें से क्या बचेगा बेटा, 3x²y, आई कॉमन चला गया, क्या बचेगा, -y³। यहाँ पर u क्या हो जाएगा बेटा, x² - 3xy²। v क्या हो जाएगा, 3x²y - y³। स्टार्ट करेंगे, पार्शियल डेरिवेटिव में हेल्प करेगा भाई। x² का डेरिवेटिव, अच्छा क्यूब है, क्यूब, ओके, x³ का डेरिवेटिव 3y² एज इट इज रहेगा, x का डेरिवेटिव 1, विथ रिस्पेक्ट टू y 0, 3x ऐसे ही रहेगा, और y² का क्या हो जाएगा, विथ रिस्पेक्ट टू x 3y ऐसे ही रहा, x² का क्या हो जाएगा, y³ क्या हो जाएगा, विथ रिस्पेक्ट टू y 3x² ऐसे रहेगा, y का 3y²। क्या ये इसके इक्वल है, ये दोनों में माइनस का डिफरेंस है, ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, CR इक्वेशन सेटिस्फाई हो गया, f(z) एनालिटिक हो गया, उसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। अब आपको एक और शॉर्टकट बता रही हूँ, डेरिवेटिव फाइंड आउट करने का शॉर्टकट क्या है, ध्यान से सुनना। ∂u/∂x क्या है बेटा, 3x² - 3y² प्लस i, ∂v/∂x क्या है, 6xy लिख दूँ, 3 × 2 = 6, x × y, यहाँ तक लिख दूँ, चलेगा। एक शॉर्टकट देखो, शॉर्टकट हर क्वेश्चन के लिए शॉर्टकट यूज करना है, हर क्वेश्चन के लिए शॉर्टकट यूज करना है, आगे जितना भी क्वेश्चन रहेगा यही चीज यूज करना है, आप डायरेक्ट सीधा सीधा नहीं जा सकते हो। आपको हर क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन एकदम इजी था इसलिए हम लोग सीधा सीधा चले गए, हर क्वेश्चन में ऐसे ही करना है, आपको शॉर्टकट है। आपको करना क्या है, क्वेश्चन देखना है, z³ है, उसका डेरिवेटिव क्या होगा, 3z²। आंसर लिख दो, 2 लाइन छोड़ दो, आंसर लिख दो, डायरेक्ट लिख दिया आंसर। अब उल्टा जाओ, 3 एज इट इज लिखा, z को क्या बोलते हैं, का 3 एज इट इज लिखो, a² + 2ab + b का स्क्वायर, अपने आप जाके ये ऊपर मैच हो जाएगा, आपको टेंशन भी नहीं लेना। ध्यान देखो, 3 × x², 3x², 3 अंदर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 6xy, 6xy, 3 अंदर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 3y², i² क्या होता है, माइनस होता है, वो अपने आप मैच हो जाएगा। यही चीज अगर मैं आपको सीधा बोलती जाने को तो सीधा समझ में आता कैसे होगा, किसमें से 3 कॉमन लेना है, किसमें से क्या कॉमन है, वो नहीं समझ में आएगा। तो ऐसे टाइप पे हमेशा क्या किया जाता है, 2 लाइन लीव करने का, ऊपर नीचे जाने का, हर क्वेश्चन में ये करना है आपको। इजी था, स्टार्ट करेंगे। कोई डाउट है, पूरे क्वेश्चन में कोई भी ऐसा लाइन है भाई जो नहीं समझा, थर्ड क्वेश्चन है हमारा, f(z) = e⁻z। क्वेश्चन सेम टू सेम है, सॉल्यूशन कभी चेंज नहीं होगा, जो आपने फर्स्ट क्वेश्चन में सॉल्यूशन किया सेम वैसा ही क्वेश्चन सेकंड, सेम वैसा ही सॉल्यूशन सेकंड क्वेश्चन में किया, सेम वैसा ही सॉल्यूशन हम लोग थर्ड क्वेश्चन में। जहां पर भी z दिखा वहां पर क्या लिखना है हमें, x + iy, f(z) क्या हो जाएगा, u + iv, बराबर है इतना। चलो यहाँ पर देखेंगे, हमने ये पढ़ा है क्या, x⁻n × x⁻m, x⁻n + m, ये पढ़ा है। बेस सेम रहता है, मल्टीप्लाई होता है तो पावर क्या होता है, ऐड हो जाता है। अगर मुझे ऐसा दिया तो उसको ऐसे भी लिख सकती हूँ, तो क्या मैं e⁻x + iy को e⁻x × e⁻iy लिख सकती हूँ, हाँ कि ना, चलेगा। e⁻iθ की वैल्यू क्या होती है, e⁻iy की वैल्यू क्या हो जाएगी, e⁻iθ की वैल्यू क्या होती है, cos θ + i sin θ। e⁻iy की वैल्यू क्या हो जाएगी, cos y + i sin y। ध्यान से सुनना, अगर e के पावर में i है तो हमेशा ये फॉर्मूला लगेगा ही लगेगा। e के पावर में i है, इसके साथ कुछ भी एंगल रहने दो, थीटा रहने दो, वाई रहने दो, एक्स रहने दो,
तो आपका वो फॉर्मूला लगना ही लगना है। ये फॉर्मूला बस थीटा के लिए नहीं था, अगर इधर वाई रहेगा एक्स रहेगा तो सेम, बस ये फॉर्मूला अप्लाई कब होगा, ई के पावर में क्या दिखना चाहिए, आई दिखेगा तो ही ये फॉर्मूला, अगर आई नहीं ओनली ई रेस टू आई तो तभी यहाँ पर ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं हो सकता, आई है तो ही ये टर्म अप्लाई होगा। तो ई रेस टू आई वाई को क्या मैं कॉस वाई प्लस आई साइन वाई लिख दूं, ई रेस टू एक्स अंदर जाएगा ब्रैकेट में, दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ई रेस टू एक्स इंटू कॉस वाई प्लस आई ई रेस टू एक्स इंटू साइन वाई। यहाँ तक क्लियर है? मुझे रियल मिल गया, इमेजिनरी मिल गया, रियल टर्म मिल गया, इमेजिनरी टर्म मिल गया, यहाँ तक समझ में आया? कंपेयर करो, कंपेयरिंग किया, u इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बेटा, ई रेस टू एक्स कॉस वाई, v क्या हो जाएगा, ई रेस टू एक्स साइन वाई, u का पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x, v का पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x, u का पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू y, v का पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू y। चलो स्टार्ट करेंगे। ई रेस टू एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, ई रेस टू एक्स ही होता है, देव मानु से कभी चेंज नहीं होता है। ई रेस टू एक्स का डेरिवेटिव ई रेस टू एक्स, कॉस वाई कांस्टेंट है उसके साथ में क्या है मल्टीप्लाई में है, कांस्टेंट मल्टीप्लाई में तो क्या होता है एज इट इज जाता है, कॉस वाई आपका ऐसे ही गया। क्लियर है? ई रेस टू एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, ई रेस टू एक्स साइन वाई मल्टीप्लाई में एज इट इज रहा। क्लियर है? अच्छा मुझे ये बता दो ई रेस टू जेड का डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है कि नहीं? बेवकूफ, यहाँ पर ई रेस टू एक्स का डेरिवेटिव ई रेस टू एक्स बोला है तो ई रेस टू जेड का डेरिवेटिव क्या होगा, ई रेस टू जेड ही होगा ना, ई रेस टू जेड का डेरिवेटिव क्या होगा, ई रेस टू जेड ही होगा। क्या क्वेश्चन का डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है, एग्जिस्ट करता है, मतलब मेरा फंक्शन एनालिटिक होगा। अगर मेरा फंक्शन एनालिटिक होगा मतलब ये इसके इक्वल होना ही चाहिए, ये इसके इक्वल होना ही चाहिए। ये चीज़ इसलिए बता रही हूँ ना कि अगर हमें कभी एग्जाम में कॉस वाई का डेरिवेटिव नहीं याद आया तो उस टाइम पे मुझे इतना तो समझ में आएगा मेरा फंक्शन एनालिटिक है, मेरा फंक्शन एनालिटिक है मतलब सीआर इक्वेशन सेटिस्फाई किया होगा। सीआर इक्वेशन कब सेटिस्फाई किया होगा, जब ये इसके इक्वल होगा ये इसके इक्वल होगा तो ही सेटिस्फाई किया होगा। मतलब मेरा अगर ये आंसर है तो इसका भी आंसर सेम ही आना चाहिए। तो मैं अगर इधर ई रेस टू एक्स कॉस वाई लिखूँ चलेगा। अब यहाँ पर देखोगे ई रेस टू एक्स कॉन्स्टेंट है विथ रिस्पेक्ट टू वाई के डेरिवेटिव कर रहा है, ई रेस टू एक्स कॉन्स्टेंट है एज इट इज आएगा, साइन वाई का डेरिवेटिव क्या होता है, अगर मुझे डेरिवेटिव नहीं आता है तो भी मैं ऐसे कर सकती हूँ। क्लियर है? यहाँ पर देखेंगे ई रेस टू एक्स कॉन्स्टेंट है एज इट इज रहेगा, कॉस वाई का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा माइनस साइन वाई होता है। दूसरा चीज अगर मुझे माइनस साइन वाई याद नहीं है तो यहाँ पर देखना है, यहाँ पर सेम होगा, इधर पॉजिटिव है तो इधर क्या हो जाएगा अपोजिट साइन रहेगा। इतना से एक लॉजिक यूज करोगे तो भी यहाँ पर हो जाएगा, ये इसके इक्वल है ये इसके इक्वल है, सीआर इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा है, एफ ऑफ जेड एनालिटिक हो जाएगा, वो लिख लेंगे। उसका डेरिवेटिव फाइंड आउट कर रही हूँ मैं, एफ डैश जेड क्या होता है फॉर्मूला, डो यू बाय प्लस आई डो वी बाय डो एक्स। क्या है बेटा, डो यू बाय डो एक्स क्या है, ई रेस टू एक्स कॉस वाई प्लस आई ई रेस टू एक्स साइन वाई, एक लाइन दो लाइन। ई रेस टू जेड का डेरिवेटिव क्या होता है, ई रेस टू जेड, ई रेस टू जेड को क्या बोल दो एक्स प्लस आई वाई, ई रेस टू एक्स इंटू ई रेस टू आई वाई, ई रेस टू एक्स ऐसे लिखा, ई रेस टू आई वाई क्या हो जाएगा कॉस वाई प्लस आई साइन वाई, अंदर जाएगा दिख रहा है मैच हो गया, अंदर जाएगा मैच हो गया। ऊपर नीचे ये पर्टिकुलर क्वेश्चन जिसके लिए सेम आ रहा है क्योंकि ई रेस टू जेड का डेरिवेटिव ई रेस टू जेड ही होता है, इसलिए ऊपर से जाओ नीचे से आओ सेम आ रहा है पर्टिकुलर ये क्वेश्चन के लिए, और कोई क्वेश्चन में नहीं होगा ऐसा, क्योंकि ई रेस टू जेड का डेरिवेटिव ई रेस टू जेड होता है, इसीलिए ये क्वेश्चन में से ऊपर नीचे सेम दिख रहा है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, एफ ऑफ जेड इक्वल्स टू साइन जेड, सेम वही चीज कर रहे हैं। एफ ऑफ जेड को क्या लिखेंगे बेटा u प्लस आई वी, साइन जेड को साइन एक्स प्लस आई वाई लिखा। क्या हमें साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला पता है, क्या होता है साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी बराबर किसका फॉर्मूला है साइन ए प्लस बी का।
अगर यहाँ पर माइनस होता तो यहाँ पर माइनस आ जाता। कॉस ए माइनस बी, ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या है? कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। क्लियर है बेटा? नहीं आ रहा मत बोल। माइनस है तो प्लस रहेगा, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, अपोजिट साइन। क्लियर है? कॉस में याद रखना पहले दोनों कॉस आता है फिर दोनों साइन आता है। स्टार्ट करते हैं यहाँ पर। साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या है? साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी। यहाँ तक लिखा। प्रॉब्लम सुनोगे, यहाँ पर हम लोग रियल और इमेजिनरी अलग नहीं कर पा रहे। इसके अंदर भी आई आ रहा है, इसमें भी आई आ रहा है, दोनों इमेजिनरी है, नहीं चलेगा, कंपैरिजन नहीं कर सकते। तो इमेजिनरी से रियल में कन्वर्ट करने के लिए, यानी एक टर्म को रियल एक टर्म इमेजिनरी बनाने के लिए यहाँ पर देखोगे एक फॉर्मूला है। ध्यान से सुना फॉर्मूला, आपने आज तक कभी नहीं पढ़ा होगा ये फॉर्मूला, ध्यान से सुनोगे। साइन एक्स ट्रिगो है, साइन एक्स ट्रिगो है। ट्रिगो के अंदर अगर एंगल में आई आ जाता है, ट्रिगो के एंगल में आई आ जाता है साइन के टर्म में, तो ये क्या करता है? आई को बाहर भेज देता है और हाइपरबोलिक में कन्वर्ट हो जाता है। आई को बाहर भेजता है और ट्रिगो से हाइपरबोलिक में कन्वर्ट हो जाता है। वहीं पर अगर कॉस के एंगल में आई आता है, कॉस के एंगल में आई आता है, तो ये क्या करता है? आई को खा जाता है और हाइपरबोलिक में कन्वर्ट हो जाता है। कॉस आई खा जाएगा, हाइपर कन्वर्ट दोनों हाइपरबोलिक में होते हैं। साइन आई बाहर भेज के हाइपरबोलिक बन जाता है, कॉस आई खा के हाइपरबोलिक बन जाता है। ये फॉर्मूला हमने क्यों अप्लाई किया है? ताकि यहाँ पर दोनों इमेजिनरी से एक रियल एक इमेजिनरी में कन्वर्ट हो जाए। तो जैसे यहाँ पर कन्वर्ट करोगे, साइन एक्स ऐसे ही रहेगा, कॉस के ट्रिगो में आई है, ए कॉस के ट्रिगो में आई है, क्या हो जाएगा? खा के लिया और हाइपरबोलिक में कन्वर्ट हो गया। कॉस एक्स साइन के ट्रिगो में आई है, क्या करेगा? आई साइन हाइपरबोलिक वाई। इधर आई लिखने से चाहिए इधर मल्टीप्लाई में आगे लिख दूं। साइन ने क्या किया? आई को बाहर भेजा और हाइपरबोलिक में कन्वर्ट हो गया। कॉस ने क्या किया? आई खा लिया और हाइपरबोलिक हो गया। ये दिख रहा है रियल पार्ट, ये दिख रहा है इमेजिनरी। अब मुझे रियल और इमेजिनरी मिल गया, आगे का काम सिम स्टार्ट करेंगे। u प्लस आई वी, यू क्या हो गया बेटा? साइन एक्स कॉस हाइपरबोलिक वाई, v क्या हो जाएगा? कॉस एक्स साइन हाइपरबोलिक वाई। आई नहीं लिखते, आई कंपैरिजन में चला जाता है। चलो यहाँ पर देखेंगे, पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू वाई, पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू वाई। चलो साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है बेटा? कॉस एक्स, कॉस हाइपरबोलिक वाई कांस्टेंट है, मल्टीप्लाई में एज इट इज, क्योंकि इसमें क्या है? वाई है, कांस्टेंट है एज इट इज। कॉस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स, साइन हाइपरबोलिक वाई कांस्टेंट है एज इट इज रहेगा। क्लियर है? क्वेश्चन क्या है? साइन जेड, साइन जेड का डेरिवेटिव क्या होता है? साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा? साइन जेड का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? क्वेश्चन का डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है, मतलब ये इसके इक्वल होना ही है। ये इधर इधर माइनस में डिफरेंस रहेगा, ये इसका डेरिवेटिव मतलब इधर भी सेम कॉस एक्स कॉस हाइपरबोलिक वाई होगा। इधर माइनस है मतलब यहाँ पर माइनस नहीं रहेगा। ये आपको छोटा सा लॉजिक बता रहे हो। अब हम लोग यहाँ से देखते हैं, साइन एक्स एज इट इज, कॉस हाइपरबोलिक का डेरिवेटिव साइन हाइपरबोलिक, कॉस एक्स एज इट इज, साइन हाइपरबोलिक का डेरिवेटिव कॉस हाइपरबोलिक। डेरिवेटिव देखेंगे, साइन हाइपरबोलिक का डेरिवेटिव होता है कॉस हाइपरबोलिक, कॉस हाइपरबोलिक का डेरिवेटिव होता है साइन हाइपरबोलिक। ये वाले डेरिवेटिव में किधर भी माइनस नहीं आता है, हाइपरबोलिक के डेरिवेटिव में कहीं पर भी माइनस नहीं आता। वही ट्रिगो रहता है तो कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन होता है, हाइपरबोलिक में दोनों पॉजिटिव होता है। नहीं याद है तो हम लोग को पता है यहाँ से यहाँ पर मैच करके भी सेम ही लिखना है, क्योंकि क्वेश्चन का डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है। ये इसके इक्वल होना ही है, इसके इक्वल होना ही है। समझ में आया? डो यू बाई डो एक्स इक्वल है डो वी बाय डो वाई के, डो यू बाय डो वाई इक्वल है माइनस डो वी बाय डो एक्स के। CR इक्वेशन सेटिस्फाई, एफ ऑफ जेड इज एनालिटिक। आगे लिखेंगे एफ डैश जेड क्या होगा फॉर्मूला बेटा? डो यू बाई डो एक्स प्लस आई
डो वी बाई डो एक्स, डो यू बाई डो एक्स क्या है, कॉज एक्स कॉज हाइपरबोलिक वाई प्लस आई माइनस साइन एक्स साइन हाइपरबोलिक वाई। लिखा है इतना, थोड़ा सा ध्यान देना, थोड़ा सा ट्रिगो टर्म है इसलिए थोड़ा अलग दिखेगा आपको। क्वेश्चन क्या है, साइन जेड है, साइन जेड का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, कॉस जेड, कॉस जेड को क्या लिख दूं, एक्स प्लस आई वाई, है ना। कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या लगता है बेटा, कॉस ए कॉस बी, है ना, माइनस साइन ए साइन बी, यहाँ पर साइन ए साइन बी। क्लियर है इतना। अब भी मैंने आपको बताया था कॉस के एंगल में आई है क्या करेगा, खा लेगा, हाइपरबोलिक बना देगा। साइन के एंगल में आई है क्या करेगा, बाहर भेज देगा और हाइपरबोलिक बन जाएगा। प्लस माइनस अपने आप मैच कर गया, समझ में आया, इसके पीछे कोई स्टेप की जरूरत ही नहीं है, अपने आप उसके साथ मैच कर जाएगा। इजी था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन है आपका साइन हाइपरबोलिक जेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइन हाइपरबोलिक जेड, ध्यान से सुनना, साइन हाइपरबोलिक जेड, साइन हाइपरबोलिक जेड का जेड को क्या लिखेंगे, एक्स प्लस आई वाई, तो ये क्या हो जाएगा साइन हाइपरबोलिक एक्स प्लस आई वाई बराबर। ध्यान से सुनो, फॉर्मूला सुनोगे, साइन हाइपरबोलिक ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है साइन हाइपरबोलिक ए कॉस हाइपरबोलिक बी प्लस कॉस हाइपरबोलिक ए साइन हाइपरबोलिक बी। सेम फॉर्मूला, कुछ चेंजेस नहीं है, सेम फॉर्मूला है, कुछ चेंजेस नहीं है। माइनस रहेगा तो माइनस कॉस हाइपरबोलिक ए प्लस बी का फॉर्मूला है कॉस हाइपरबोलिक ए कॉस हाइपरबोलिक बी प्लस साइन हाइपरबोलिक ए साइन हाइपरबोलिक बी। माइनस है तो माइनस। ट्रिगो के फॉर्मूले की बात करूं, ट्रिगो के फॉर्मूले की बात करूं तो ट्रिगो में साइन होता है तो प्लस का प्लस होता है, माइनस का माइनस होता है। कॉस में क्या होता है, प्लस का माइनस माइनस का प्लस, अपोजिट होता है। लेकिन हाइपरबोलिक में अगर प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस। हाइपरबोलिक में प्लस माइनस का कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, स्टार्ट करें। कॉस हाइपरबोलिक ए प्लस बी क्या हो जाएगा बेटा, क्या हो जाएगा, सॉरी साइन हाइपरबोलिक ए प्लस बी, साइन हाइपरबोलिक ए कॉस हाइपरबोलिक बी प्लस कॉस हाइपरबोलिक ए साइन हाइपरबोलिक बी। समझ में आया इतना। वापस से सेम चीज, इसमें भी आई आ रहा है, इसमें भी आई आ रहा है, कन्वर्ट करना पड़ेगा। वैसे वैसा यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर देखेंगे, अगर साइन के हाइपरबोलिक में आई आ रहा है, साइन के हाइपरबोलिक दिख रहे, साइन हाइपरबोलिक एक्स, साइन के हाइपरबोलिक में आई आ रहा है तो क्या करता है, आई को बाहर भेज के ट्रिगो बन जाता है। कॉस के हाइपरबोलिक में आई आ रहा है, आई खा के ट्रिगो बन जाएगा। कॉस के ट्रिगो में आई आ रहा है तो हाइपरबोलिक बन जाएगा, कॉस के हाइपरबोलिक में आई आ रहा है तो ट्रिगो बन जाएगा, दोनों कॉस खा लेते हैं आई। साइन के ट्रिगो में आई आ रहा है तो आई बाहर भेज के हाइपरबोलिक बन जाता है, साइन के हाइपरबोलिक में आई आ रहा है तो आई बाहर भेज के ट्रिगो बन जाएगा। ट्रिगो से हाइपरबोलिक, हाइपरबोलिक से ट्रिगो, साइन बाहर भेजता है आई को, कॉस खा जाता है। याद रहेगा ये चीज। तो कॉस के हाइपरबोलिक में आई है क्या हो जाएगा, खा जाएगा। साइन हाइपरबोलिक एक्स ऐसे ही रहेगा, ये क्या हो जाएगा बेटा, कॉस वाई, हाइपरबोलिक से किस में बन गया, ट्रिगो में बन गया, प्लस कॉस हाइपरबोलिक एक्स ऐसे ही रहेगा, साइन के हाइपरबोलिक में